नमस्कार स्टूडेंट्स। इंडियन एग्जाम्स शॉर्ट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को डिटेल में समझने वाले हैं। इस लेक्चर के रेफरेंस सोर्सेज हैं एन लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी 8वां एडिशन और घटनाचक्र जनरल स्टडीज प्रीव्यू 2026। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की, और ये जो एक्ट है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस सीरीज का लास्ट चार्टर एक्ट था जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1793 से 1853 के बीच पास किया था। लगभग 60 साल की एक लंबी जर्नी, और उसका कल्मिनेशन इस एक्ट में होता है। इसलिए इसे हम कहते हैं एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। अब इस एक्ट के जो फीचर्स हैं उनको हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे क्योंकि एग्जाम में यही चीज पूछी जाती है। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट वाला, इस एक्ट ने फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। पहले क्या होता था, एक ही काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव भी वही, लेजिस्लेटिव भी वही, कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। लेकिन 1853 के एक्ट ने इस काउंसिल में 6 नए मेंबर्स ऐड किए जिन्हें कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, और इसी से बन गई एक अलग डेडिकेटेड बॉडी जिसे हम इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी एक मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए। तो यहां से क्या एस्टैब्लिश होता है कि लेजिस्लेशन अब एक स्पेशल फंक्शन बन गया था और उसके लिए अब अलग मशीनरी और अलग प्रोसेस चाहिए। दूसरा पॉइंट, इस एक्ट ने सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब क्या है कि कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, जो पहले एक क्लोज्ड और प्रिविलेज्ड कैटेगरी थी, वो अब इंडियंस के लिए भी ओपन हो गई, कम से कम थ्योरी में। और इसी के रिजल्ट में 1854 में मैकॉले कमेटी अपॉइंट की गई जिसका फॉर्मल नाम था कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस। ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि ओपन कंपटीशन सिस्टम को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, इस एक्ट ने कंपनी का रूल एक्सटेंड कर दिया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। अब कंपनी इंडियन टेरिटरीज को अपने पास रख सकती थी, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के लिए ट्रस्ट पर यानी ट्रस्टी की तरह, ओनर की तरह नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पहले के जो चार्टर एक्ट्स थे उनमें एक फिक्स्ड पीरियड स्पेसिफाई होता था, लेकिन इस बार कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया। ये ओमिशन एक्सीडेंटल नहीं था बल्कि डिलिबरेट था। इसका क्लियर मतलब था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जब चाहे, जिस समय चाहे, कंपनी का रूल खत्म कर सकती थी। ये एक तरह से वार्निंग साइन था आगे जो होने वाला था उसका फोरशैडोइंग। चौथा पॉइंट, इस एक्ट ने फर्स्ट टाइम इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया। जो 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे उनमें से 4 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अपॉइंट किए, स्पेसिफिकली मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की गवर्नमेंट्स ने। ये एक छोटा सा स्टेप था लेकिन कंसेप्चुअली बहुत सिग्निफिकेंट था क्योंकि यहीं से प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन का बीज बोया गया जो आगे चलकर एक बड़े रिप्रेजेंटेटिव ट्रेडिशन में डेवलप हुआ।